टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से हम क्या समझते हैं कि जैसे जब पहले इनिशियली ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो उस टाइम तो वो फोर्सफुली करवाते थे। उस टाइम इंडिया में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। 1951 के बाद क्या हुआ, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आने लग गया, क्योंकि लोगों के पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास तरीके नहीं पता थे उन्हें। तो काफ़ी टाइम तक इंडिया में एग्रीकल्चर जो उसका शेयर है, इकोनॉमिकल शेयर एग्रीकल्चर का, उसमें काफ़ी ड्रॉप रहा था, काफ़ी कमी रही थी। उसके बाद अब कुछ टाइम में जाके इंडिया में एग्रीकल्चर ठीक हुआ है थोड़ा बहुत। तो वो कैसे हुआ है, जैसे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेशन और सोसाइटीज़ और प्रोग्राम्स ऐसे बनाए गए जिनसे कि लोगों को पता लगे कि क्रॉप हमें लगानी है, कब लगानी है, कैसी लगानी है और किस किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। जैसे अगर जहाँ पे जैसे पानी रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती, बारिश ज़्यादा नहीं होती, तो उनके लिए क्या क्या इरिगेशन के सिस्टम यूज़ कर सकते हैं लोग। तो वो सब हमारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में इंस्टीट्यूशन लोगों को स्पेशली ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनसे क्रॉप अच्छे से वो ग्रो कर सकें। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसमें क्या होता है कि नए नए मेथड से उनका टेस्टिंग चलती रहती है क्रॉप से कि क्या क्या उनमें कमी है या फिर कितना खेतों में और किस टाइप का अच्छा फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कितने अमाउंट में यूज़ करना है, ये सब कितने अमाउंट में यूज़ करना है और क्या क्या कितना इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ करना है, कितने टाइम के बाद उस फील्ड में क्रॉपिंग नहीं करना है, उसकी जैसे सॉइल है वहाँ का तो उसकी भी फर्टिलिटी का टेस्ट करना कि कितना अब क्या फर्टाइल, कितना सॉइल कितना फर्टाइल रह गया है। तो ये सारे थे। और जैसे अब आज टाइम पे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, चाहे वो टीवी जिन पे एक्सेस नहीं है जिनका, तो उनके लिए वहाँ पे रेडियो चैनल्स पे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जो कि खेती कैसे करनी है उसके लिए जानकारी देते रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी का मतलब अभी भी कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे लोगों को फूड अवेलेबल नहीं है, या तो कहीं बहुत ज़्यादा मिल रहा है या फिर बहुत कम मिल रहा है। तो लोगों को फूड की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है, या तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है कि अगर जो थोड़ा बहुत भी ग्रो हो रहा है वो या तो वो सारा निकल जा रहा है बाहर बेचने के उसमें, या फिर जो स्टोरेज की दिक्कत हो रही है, वहाँ पे स्टोर नहीं किया जा रहा है ताकि वो फर्दर यूज़ कर सकें उसको फ्यूचर में। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक है फूड स्टोरेज, PDF। फूड सिक्योरिटी हम दो टाइप से हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो फूड लोगों के पास फूड की कमी ना हो, लो पॉवर्टी या फिर उनको खाने की कमी ना हो। दो टाइप से, एक फूड स्टोरेज और एक PDS का मतलब क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब फूड स्टोरेज, इनके लिए अलग अलग कॉर्पोरेशन बने हुए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। तो जो फूड स्टोरेज FCI का मतलब है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान में क्या रखती है कि जो जितना भी क्रॉप ग्रो हो रहा है वो अच्छे से ग्रो हो, और जब वो ग्रो हो जाता है तो उन फार्मर से कलेक्ट करके उनको स्टोर करना, ताकि उनमें कोई कीड़े ना लगे, उनको कोई टेम्परेचर जैसे बारिश वगैरह से वो क्रॉप खराब ना हो। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था कि काफ़ी सारा जो 11 करोड़ का
वो जो 11 करोड़ का वीट वो हमारा खराब हो गया था बारिश वगैरह की, उसमें कीड़े लग गए थे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। तो एफसीआई ध्यान रखती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड स्टोरेज के बारे में। और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या ध्यान रखती है कि अगर क्रॉप कहीं जा रहा है, कहीं किसी स्टेट में जा रहा है गवर्नमेंट से, तो वो वहाँ के हर इंसान, हर फैमिली मेम्बर को या फिर हर इंसान को डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली, वो वहाँ के हर इंसान को मिले फूड। तो इसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स भी निकाली जाती हैं, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं उन ताकि वो अपना बेचें गवर्नमेंट को, तो उसमें सब्सिडीज दी जाती हैं कि हाँ आपको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, और वो फर्दर उनको पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र, इन सब के लिए भी गवर्नमेंट पे करती है, सब्सिडीज देती है। इसके लिए मिनिमम सपोर्ट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, ताकि ये जो फार्मर्स हैं वो बेच सके अपना जो भी क्रॉप उन्होंने पैदा किया है। अब जैसे कि इंडिया में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर का, तो वो किस किस रीजंस की वजह से हुआ है। कहीं कहीं होता है कि वहाँ पे पानी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए पानी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ रेनफॉल जहाँ पे कम होती है, तो वहाँ पे कैसे डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो वो सारे एरियाज प्लस कोई जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, अब जो अगर वो एमएसपी पे देने शुरू कर दिए कम प्राइस पे, तो कभी कभी क्या होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा उनका यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने शुरू कर दिए या फिर ज़्यादा केमिकल्स, जिससे कि जो सॉइल होता है और जो क्रॉप होता है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना होना चाहिए था, तो उससे भी उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो काफ़ी सारे मेथड्स ऐसे हैं, जैसे कई कई स्कीम्स नई लॉन्च की गई हैं, जैसे एक है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, और एक है केसीसी, और काफ़ी सारी स्कीम जिसमें कि फार्मर्स को गवर्नमेंट से, बैंक से लोन मिलता है, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाते हैं फार्मिंग वगैरह के लिए। तो काफ़ी सारे मेथड्स ऐसे हैं जो इंडिया में मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो फार्मर्स हैं, ताकि वो लोग बने रहें इस एग्रीकल्चर एरिया में, इसलिए सारी नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती रहती है, जो उन फार्मर्स के लिए भी प्रोडक्टिव हो, हेल्पफुल हो, इम्पोर्टेंट हो, और ताकि उससे हमारा प्रोडक्शन जो क्रॉप का है, जो एग्रीकल्चर का है, वो भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, ताकि इंडिया में एग्रीकल्चर का शॉर्टेज या फिर फूड की कमी ना पड़े, हमें बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रहना पड़े। इससे ये भी होता है कि जैसे एक और चीज़ है कि माना कि मेजर क्रॉप्स इंडिया की वीट और राइस है, बट अगर हम सिर्फ वीट और राइस पे ही अगर गवर्नमेंट ध्यान देती रहेगी, तो बाकी क्रॉप्स से काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज, अगर जो बाकी जैसे बाकी सीरियल्स हैं या बाकी पल्सेस हैं, इन पर अगर ना ध्यान दिया जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा क्या होता है कि वो हर सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान अगर देंगे, सब पे इक्वली उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे सब पे, तो वो क्या पता है हो सकता है सब रीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आए, या फिर उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के और एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे फूड सिक्योरिटी में आते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं प्रॉपर, और एग्रीकल्चर कोर्सेज होते हैं मैनेजमेंट के, और एग्रीकल्चर उनको जो ग्रो करने के लिए वो सारे कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में अलग अलग से। तो ये हुई अब तक सारी फूड सिक्योरिटी की बात। अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन में कि इंडिया का एग्रीकल्चर का ऑल ओवर वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है, तो हमें पता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम से ही इंडिया
एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता हुआ है। इंडिया के मसाले जो स्पाइसेस होते थे वो उस टाइम पे भी बहुत फेमस थे, और इंडिया का जो कॉटन और काफ़ी सारे ऐसे चाय, ये सारे पूरे वर्ल्ड में बहुत पुराने टाइम से फेमस चले आ रहे हैं। तो इंडिया का एग्रीकल्चर का इंडिया में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए एक सपोर्ट है, उनका लाइवलीहुड इन पे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये सारा था हमारा आज का एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, और ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये था एग्रीकल्चर के बारे में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।